स्वागत, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज के इस सफर का पहला किस्सा भगवान दादा का किस्सा। भगवान दादा जो लो बजट की फिल्म्स बनाया करते थे और जिनमें स्टंट्स फिल्म शामिल थीं। भगवान दादा ने किसके कहने पर बनाई अपने करियर की पहली सोशल फिल्म। एक और किस्सा होगा मोहम्मद रफ़ी की दरिया दिली का, जब उन्होंने एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए सिर्फ ₹1 में गाना गाया। तीसरा किस्सा होगा फारूक शेख का, जो कि शौकिया थिएटर के साथ साथ वकालत की पढ़ाई भी कर रहे थे ताकि अपने पापा की तरह नामी वकील बन सकें। मगर फेट, डेस्टिनी, किस्मत कैसे उन्हें कोर्ट कचहरी से फिल्म इंडस्ट्री में ले आई। उसके बाद बात होगी शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी धर्मपत्नी पूनम की शादी की। कैसे पूनम जी की माता जी के मना करने के बावजूद ये शादी हो गई। आज के शो की शुरुआत राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर भगवान दादा के किस्से से। भगवान दादा का असली नाम था भगवान आभाजी पाड़व। कोई उन्हें फर्स्ट इंडियन डांसिंग स्टार कहता है तो कोई उन्हें वेस्टर्न डांस परफॉर्मेंस को हिंदी में लाने वाला पायनियर भी काउंट करता है। रंबा संबा, रॉक एंड रोल एंड डिस्को को अपनी फिल्मों में इंट्रोड्यूस किया भगवान दादा ने। उनके डांस के स्टाइल को लोग आज भी फॉलो करते हैं और ये डांस का स्टेप दरअसल उनके नाम से ही जाना जाता है। भगवान दादा छोटे बजट की स्टंट फिल्म बनाते थे। उन्होंने 1938 से 1949 के बीच बहुत सी लो बजट स्टंट फिल्मों का निर्माण किया। ये फिल्में बहुत अच्छा बिजनेस करती थी और इसी वजह से भगवान दादा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, सी फेसिंग बंगलो, बहुत सारी गाड़ियां। स्टंट फिल्म बनाने वाले इन्हीं भगवान दादा ने अलबेला जैसी सोशल फिल्म क्यों बनाई, आज मैं आपको इसकी कहानी सुनाता हूं। हुआ ये कि मुंबई के फेमस स्टूडियो में अक्सर भगवान दादा और राज कपूर अपनी अपनी फिल्म्स की प्रोसेसिंग के लिए जाया करते थे। जब कभी भगवान दादा की फिल्म की स्क्रीनिंग हुआ करती थी तो टाइट सिक्योरिटी के बावजूद राज कपूर उनकी फिल्म देखने पहुंच जाते थे। एक दिन एक फिल्म के ट्रायल शो के बाद राज कपूर ने बड़े आदर से भगवान दादा को कहा कि दादा, आपके पास सचमुच कमाल की टेक्निक है, आप बहुत अच्छे फिल्म मेकर हो, मास्टर हो। आप स्टंट फिल्म्स की जगह कोई सोशल फिल्म क्यों नहीं बनाते? मुझे लगता है कि अगर आप सोशल फिल्म्स बनाएंगे तो आपकी पिक्चर लेमिंगटन रोड के थिएटर पर जरूर चलेगी। लेमिंगटन रोड का थिएटर उस वक्त वो थिएटर हुआ करता था, वो सिनेमा हॉल हुआ करता था जहां मोस्ट पॉपुलर और सुपरहिट फिल्मों की स्क्रीनिंग हुआ करती थी। राज कपूर की ये बात सुनकर पहले तो भगवान दादा सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद उन्हें लगा कि अगर वो ऐसी फिल्म बनाएंगे तो हो सकता है कि लोग ये कहने लगे कि भगवान दादा भी RK फिल्म्स की नकल करने लगा। ये सोचकर भगवान दादा ने ये ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। बात आई गई हो गई, दिन गुजरते गए। भगवान दादा का एक शेड्यूल था, नियम था कि वो हफ्ते में 6 दिन काम किया करते थे। मंगलवार ब्रेक का दिन हुआ करता था। मंगलवार के दिन, ट्यूसडे को, वो अपने एक गुजराती दोस्त मंगल भाई के साथ खाते पीते दोपहर का शो देखा करते और फिर शाम को 6 बजे रीगल सिनेमा के पास एक रेस्टोरेंट में मिलते संगीतकार C रामचंद्र से। और इस रेस्टोरेंट में भी फिर से खाने पीने का दौर शुरू हो जाता जो देर रात तक चलता। तो इसी तरह एक मंगलवार को C रामचंद्र ने भी भगवान दादा को स्टंट फिल्म बनाने की जगह सोशल फिल्म बनाने की सलाह दी। भगवान दादा अब थोड़े से सीरियस हुए। एक ही हफ्ते में पहले राज कपूर ने, फिर C रामचंद्र ने सोशल फिल्म बनाने की सलाह दी। राज कपूर और C रामचंद्र की इसी सलाह पर अमल करते हुए भगवान दादा ने अपनी पहली सोशल फिल्म अलबेला की कहानी लिखनी शुरू कर दी। भगवान दादा की यह पहली सोशल फिल्म अलबेला जब रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया। बहुत बड़ी हिट थी यह फिल्म। ताज थिएटर में 18 वीक्स और इंपीरियल में 25 हफ्ते हाउसफुल रही। इस फिल्म के गाने जितने तब हिट थे उतने ही आज भी हिट हैं। वापस आकर सुनाऊंगा मोहम्मद रफ़ी की दरिया दिली का एक किस्सा। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। सुहाना सफर के इस पड़ाव पर अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा मोहम्मद रफ़ी की दरिया दिली का एक और किस्सा। गुजरे हुए वक्त में मोहम्मद रफ़ी के बारे में मैंने बहुत से ऐसे किस्से आपको सुनाए हैं जो उनकी नेकी, इंसानियत और दूसरों की मदद करने के उनके जज्बे को सामने लाते हैं। इसी कड़ी में आज बात करूंगा उस गीत की जिसे उन्होंने संगीतकार निसार बज़मी के लिए गाया। म्यूजिक डायरेक्टर निसार बज़मी वो नाम था जिसके लिए नूरजहां और मेहंदी हसन जैसे बेहतरीन सिंगर्स भी ये कहा करते थे कि निसार बज़मी के म्यूजिक डायरेक्शन में काम करना, निसार बज़मी का गाना गाना बहुत खुशनसीबी की बात है। निसार बज़मी साहब एक्चुअली बंटवारे के बाद पाकिस्तान इमीडिएटली नहीं गए। जलगांव के रहने वाले थे, जलगांव महाराष्ट्र के। बहुत सारे जगह पर ये आपको सुनने को मिलेगा कि वो पार्टीशन के बाद चले गए, लेकिन 1962 में निसार बज़मी साहब पाकिस्तान माइग्रेट हुए और वहाँ जाने के बाद उनका बहुत नाम हो गया। लेकिन इन्हीं निसार बज़मी का एक वक्त वो भी आया जब उन्हें ए ग्रेड फिल्मों की जगह सी ग्रेड फिल्में मिलने लगी। कम बजट की फिल्मों के लिए काम करना पड़ा। उनके करियर के इसी दौर में उन्हें 1953 में एक फिल्म ऑफर की गई जिसका नाम था खोज। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था डोगरा फिल्म्स ने। बलवंत भट्ट इसके निर्देशक थे। फिल्म की कहानी तेजनाथ जार ने लिखी थी और मुख्य भूमिकाओं में थे शम्मी, महिपाल और सतीश। इसी फिल्म का एक गीत निसार बज़मी मोहम्मद रफ़ी से गवाना चाहते थे, मगर प्रॉब्लम थी पैसे की, पेमेंट की। बजट मोहम्मद रफ़ी के लिए सिर्फ 50 रुपए, जबकि उस जमाने में रफ़ी साहब इससे 20 गुना ज्यादा पैसा लिया करते थे। हिचकिचाते हुए निसार बज़मी साहब ने रफ़ी साहब से मुलाकात की और कहा, यह गाना मैं आपसे गवाना चाहता हूं, मगर फिल्म के प्रोड्यूसर आरसी डोगरा के पास बजट सिर्फ 50 रुपया है। निसार बज़मी साहब की बात बड़े गौर से सुनी होगी रफ़ी साहब ने, लेकिन हमें इतना मालूम है कि रफ़ी साहब ने कहा, बज़मी साहब 1 रुपया है क्या आपके पास? बज़मी साहब ने जेब से 1 रुपया निकाला। ये रख रहा हूं, यही मेरी फीस है आपके गाने के लिए। तो साहब 1 रुपए में मोहम्मद रफ़ी ने निसार बज़मी के लिए जो गाना गाया था उसके बोल हैं, चंदा का दिल टूट गया, रोने लगे हैं सितारे। ये गीत उस जमाने में बहुत पॉपुलर हुआ था। हालांकि रिकॉर्डिंग के बाद मोहम्मद रफ़ी के लाख मना करने के बावजूद निसार साहब ने जबरदस्ती उन्हें 49 रुपए दे ही दिए। रफ़ी साहब को सलाम। मैं अपने सभी सुनने वालों को बता देना चाहता हूं कि मेहंदी साहब की गाई हुई वो जो फेमस गजल है जिसमें राग यमन की प्रबल झलक मिलती है, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ, वो दरअसल निसार बज़मी साहब की कंपोजिशन है। जोरदार तालियां निसार बज़मी साहब किया। फारूक शेख शौकिया थिएटर के साथ साथ वकालत भी कर रहे थे ताकि अपने पिता की तरह एक नामी वकील बन सकें, मगर किस्मत कैसे उन्हें कोर्ट कचहरी अदालत से लेके चली गई फिल्म इंडस्ट्री में। ये कहानी बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। बात फारूक शेख की। बेसिकली गुजरात के थे, मगर तालीम और तरबियत बंबई में ही हुई। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ फारूक को थिएटर का और स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक था। स्कूल में थिएटर करने के बाद जब वो कॉलेज पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात हुई उनके सीनियर अजीज मिर्जा से, जिन्होंने उनको प्लेज में एक्टिंग करने के लिए मोटिवेट किया और उनके साथ वो प्लेस करने लगे। जब अजीज मिर्जा का कॉलेज से जाना हुआ तो फारूक ने उनसे कहा कि अब क्या करेंगे, उनके जाने के बाद किसके साथ प्ले करेंगे? तो अजीज मिर्जा ने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया राइटर सागर सरहदी से, जो उनके लिए स्क्रिप्ट लिखा करते थे, और फारूक से कहा कि तुम सरहदी साहब से अपने लिए प्ले लिखवाओ
उन्हें डायरेक्ट करो और एक्ट भी किया करो। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जब एक्टिंग में करियर बनाने के लिए शबाना फिल्म इंस्टीट्यूट जा रही थी तो उन्होंने फारूक से भी साथ चलने को कहा, क्योंकि इन्हीं प्लेस के दौरान शबाना और फारूक शेख की मुलाकात हुई थी और दोनों साथ साथ थिएटर भी करने लगे थे। मगर फारूक ने मना कर दिया, क्योंकि वो अपने अब्बा, अपने वालिद, अपने डैडी मुस्तफ़ा शेख की तरह बंबई के एक रेप्यूटेड लॉयर बनना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन जब फारूक लॉ पढ़ते हुए फाइनल ईयर में पहुंचे तब उन्हें लगा कि ये कोर्ट कचहरी अदालत, ये पैंतरेबाजी उनके बस की बात नहीं है, वो कर नहीं पाएंगे। तब उन्होंने एक्टिंग में करियर बनाने का मन बना लिया। अब हुआ ये कि किस्मत ने भी उन्हें सहारा दिया और एक दिन उनकी मुलाकात हुई MS सथ्यू से, जो उन दिनों एक फिल्म प्लान कर रहे थे। फिल्म का टाइटल था गर्म हवा। सथ्यू साहब के पास इस फिल्म को बनाने के लिए ज्यादा पैसा नहीं था। वो चाहते थे कि नए कलाकारों को लेकर फिल्म बनाई जाए जो बहुत कम पैसों में या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर सकें। उन्होंने फारूक को इस फिल्म के बारे में बताया और ऑफर की ये फिल्म। ना करने का सवाल ही नहीं था। फारूक शेख ने अपने अब्बा को बताया, उनके पिता को भी कहानी पसंद आई और उन्होंने भी फारूक को इस फिल्म में काम करने की इजाजत दे दी। लगा होगा कि बेटा शौकिया तौर पर थिएटर कर रहा है, उसी तरह शौक में फिल्म कर लेगा, लेकिन फिल्म लाइन के चक्कर में नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सोचा है वैसा ही हो जाए जरूरी नहीं है। जब गर्म हवा बनकर तैयार हुई, रिलीज हुई, तो फारूक के काम को देखकर उन्हें सत्यजीत रे और मुजफ्फर अली जैसे निर्देशकों ने अपनी फिल्मों में काम का ऑफर दिया। फारूक ने ऑफर्स को एक्सेप्ट कर लिया और धीरे धीरे एक के बाद एक फिल्में उन्हें मिलती गईं और वो वकील की जगह बन गए एक्टर। बहुत सारी फिल्में की, बहुत बेहतरीन काम किया। शतरंज के खिलाड़ी, नूरी, उमराव जान, चश्म बद्दूर, कथा, रंग बिरंगी, माया मेम साहब, लाहौर वगैरह वगैरह। 27 दिसंबर 2013 को हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन दुबई में हो गया। जवानी के दिनों में जब शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम चंदी रमानी को देखा तो देखते ही फिदा हो गए। उनसे शादी के लिए अपना रिश्ता भी भिजवा दिया, लेकिन पूनम जी की माताजी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मेरी बेटी दूध जैसी गोरी और कहां वो काला सा दिखने वाला छोकरा। और तो और फिल्मों में भी वो गुंडे बदमाश का रोल करता है। मैं अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करूंगी। शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा की शादी की यह दास्तान बस थोड़ी ही देर में आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। जनाब, बात उस टाइम की है जब शत्रुघ्न सिन्हा पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स करके किस्मत आजमाने आ गए बंबई। छोटे मोटे रोल्स मिलने लगे। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात पूनम से हुई और शत्रुघ्न सिन्हा पूनम जी पे फिदा हो गए। पूनम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उन्होंने अपने बड़े भाई राम सिन्हा को पूनम के घर भेज दिया शादी का रिश्ता लेकर। राम सिन्हा जब उनके घर पहुंचे तो पूनम की मां ने रिसीव किया, चाय नाश्ता करवाया। फिर मौका देख के बातों ही बातों में राम सिन्हा ने पूनम की मां से शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम की शादी की बात छेड़ दी। पूनम जी की माताजी राम सिन्हा पे भड़क गई और कहा मेरी बेटी दूध जैसी गोरी और कहां वो काला सा दिखने वाला छोकरा, फिल्मों में गुंडे बदमाश का रोल करने वाला, ये शादी बिल्कुल नहीं होगी। बड़े भैया राम सिन्हा ने जब छोटे भाई शत्रुघ्न सिन्हा को इस बारे में बताया तो शत्रुघ्न सिन्हा के होंठों पे ताले पड़ गए। उसके बाद उन्होंने पूनम के बारे में किसी से बात नहीं की और अपने करियर को बनाने में लग गए। उधर पूनम भी एक फिल्म स्टार बनना चाहती थी और बंबई में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत के उन्होंने भी एक फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उसके बाद पूनम चंदी रमानी ने कोमल के नाम से कुछ फिल्मों में काम भी किया। जिगरी दोस्त, आदमी और इंसान, आग और दाग, शैतान और दिल दीवाना वगैरह। इसी बीच एक दिन अचानक ये खबर आई कि कोमल ने शत्रुघ्न सिन्हा से शादी करके फिल्मों को अलविदा कह दिया है। ये खबर चौंकाने वाली बात थी, बहुत चर्चा में आ गई थी ये शादी।
अमूमन फिल्म इंडस्ट्री में यही होता है कि किसी फिल्म के सेट पे हीरो हीरोइन मिलते हैं, धीरे धीरे अफेयर हो जाता है, फिर बाद में शादी हो जाती है। लेकिन यहां ऐसी कोई भी बात नहीं थी, बल्कि उस वक्त तो शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के लिंकअप और अफेयर की खबरें मीडिया में छाई हुई थीं। फिल्म कालीचरण के बाद तो लोगों को लगने लगा कि शत्रुघ्न और रीना सेटल हो जाएंगे। इसीलिए अचानक इस अनयूजुअल शादी से लोगों को बड़ा झटका लगा। मगर इस सरप्राइज के पीछे की सच्चाई ये थी कि स्टार बनने के बाद एक दिन अचानक शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम का एक पार्टी में आमना सामना हो गया और शत्रु का पुराना प्यार जाग उठा। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें चुपचाप भीड़ भाड़ से अलग होकर होने लगी। हालांकि पूनम को शत्रुघ्न और रीना रॉय के अफेयर का पता था, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम को अपने प्यार का, अपने कमिटमेंट का भरोसा दिला दिया और फाइनली ये रिश्ता शादी तक पहुंच गया और ये रिश्ता आज भी कायम है। हम यही दुआ करते हैं कि उनका ये बंधन 7 जन्मों तक कायम रहे। वापस आकर जवाब दूंगा भोपाल के रुद्र प्रताप के सवाल का। वो जानना चाहते हैं कि एक्ट्रेस नूतन ने एक्टिंग के साथ साथ किन फिल्मों में गाने गाए हैं। कोशिश करूंगा कि आपको नूतन जी के सिंगिंग करियर के बारे में सही आंकड़े दे सकूं। बस जरा सा इंतजार कीजिए और सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। भोपाल के हमारे एक श्रोता हैं रुद्र प्रताप। उन्होंने सवाल पूछा है। गुजरे हुए वक्त में हमारे इस शो में सुना था उन्होंने कि लता मंगेशकर ये कहा करती थी कि अगर उनके गाए गाने को कोई एक्ट्रेस पर्दे पर सबसे अच्छे तरीके से परफॉर्म करती हैं तो वो हैं नूतन। ये बात बिल्कुल सही है। इसकी वजह यह भी है कि नूतन खुद एक अच्छी सिंगर थी। नूतन को सिंगिंग विरासत में उनकी नानी रतनबाई से मिली थी, जो अपने जमाने की एक बहुत बड़ी सिंगर हुआ करती थी, एक्ट्रेस भी थी। नूतन का डेब्यू 1950 की फिल्म हमारी बेटी से हुआ था और उन्हें फिल्मों में लाने का क्रेडिट जाता है उनकी माताजी शोभना समर्थ को। पहली ही फिल्म में नूतन का गाया गीत काफी पसंद किया गया, जिसके बोल थे, तुझे कैसा दूल्हा भाईरी बाकी दुल्हनिया। नूतन ने उस समय के काफी एस्टैब्लिश सिंगर्स के साथ गीत गाए। हेमंत कुमार के साथ गाना गाया, महेंद्र कपूर के साथ गाया, गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा जी के साथ भी गाने गाए। नूतन ने एक फिल्म आई थी माधुरी, उसमें भी गीत गाए। इस फिल्म में उनके गाए गीतों की जानकारी हमें पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाई है, मगर 1960 की फिल्म छबीली में उन्होंने एक गाना गाया हेमंत कुमार के साथ, लहरों पे लहर उल्फत जवां। इस फिल्म में उनके द्वारा गाए गीतों की जानकारी हमें मिल गई है। इस फिल्म में नूतन ने कुल 6 गाने गाए थे, जिसमें से एक गाना गीता दत्त के साथ भी गाया गया है और यह गाना नूतन और उनकी बहन तनुजा पर पिक्चराइज्ड है। गीत के बोल हैं, यारों किसी से ना कहना है, चुप चुप के रहना और यारों किसी से ना कहना। इसके अलावा इसी फिल्म में उनके सोलो सॉन्ग्स भी थे, हे बाबू दिल पे जरा रखना काबू। इसी फिल्म में सुधा मल्होत्रा जी के साथ उनका एक डुएट भी है, मिला ले हाथ ले बन गई बात। इसके साथ ही 1985 की फिल्म मयूरी में भी उन्होंने गाने गाए। इस फिल्म में उनका गाया गीत था, ये कैसी है खामोशी। इस फिल्म में गाने के साथ साथ उन्होंने 4 गीत लिखे भी थे। पहला गीत है ये कैसी है खामोशी, दूसरा गीत है मिल के ओ सनम, तुम न रहे, तीसरा मेरा जीवन एक बर्फीली धारा और चौथा गीत है मेरा दिल जवां है। मैं उम्मीद करता हूं रुद्र प्रताप जी कि आप मेरी दी हुई जानकारी से मुतमईन होंगे। भविष्य में मैं कोशिश करूंगा कि और डिटेल में तलाश कर सकें, रिसर्च कर सकें। आप हमारा ये शो बिग एफएम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। फेसबुक पर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook/सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।